नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो टीजीटी पीजीटी के नए प्रैक्टिस पेपर को शुरुआत करते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। थॉमसन ने, लुबाक, टेलर, चाइल्ड ने। तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था आपके थॉमसन ने। क्वेश्चन सेकंड, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्कनी, परुष्णी, कुभा, क्रुमो या फिर विपाशा, शतुद्री। तो ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वो है आपका कुभा और क्रुमो। विस्तार से देख लीजिए। ऋग्वैदिक काल में कुभा और क्रुमो नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं, जो सिंधु की पश्चिमी सहायक नदियों में से एक है। क्रुमो आज कुर्रम के नाम से जानी जाती है। यह सुलेमान श्रेणी से निकलकर इस खेद के दक्षिण में सिंधु नदी से मिलती है, जबकि कुभा अटक से थोड़ा ऊपर सिंधु नदी में गिरती है। अस्कनी, चिनाब, परुष्णी, रावी, विपाशा और शतुद्री ब्यास एवं सतलज नदियां हैं जो पाकिस्तान एवं भारत के पंजाब प्रांत में बहती हैं। इनका अफगानिस्तान से संबंध नहीं है। क्वेश्चन 3, प्राचीन श्रावस्ती नगर का नगर विन्यास किस आकृति का है? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास जिस आकृति का है वो है आपका अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती राम के पुत्र लव की राजधानी थी। सहेत महत के खंडरों से जान पड़ता है कि इस नगर का आकार कैसा था, अर्धचंद्राकार। गौतम बुद्ध के समय में श्रावस्ती प्रसेनजित की राजधानी थी। बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक स्थलों के खंडहर यहाँ उत्खनन द्वारा प्रकाश में लाए गए हैं और यहीं पे अनाथ पिंडक का जेतवन विहार भी है। बुद्ध से संबंधित गंजकुटी और कोसंबकुटी नामक 2 विहार भी हैं। क्वेश्चन 4, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन, शैव या वैष्णव? तो यापनीय जिसका एक संप्रदाय था वो है आपका जैन धर्म। श्वेतांबर और दिगंबर के अतिरिक्त एक और तीसरा संप्रदाय यापनीय, इसका दूसरा नाम गोप्य था। इसकी स्थापना किसने की थी? श्री कलश नामक एक श्वेतांबर आचार्य ने की थी। और यह संप्रदाय कहाँ फैला था? कर्नाटक एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में। मान्यता क्या थी? ये मानते थे स्त्री भी मोक्ष ग्रहण कर सकती है तथा ये लोग भोजन ग्रहण करते समय वस्त्र धारण करते थे और हाथ में मोर पंख लेके चलते थे। क्वेश्चन 5, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। श्रावस्ती में, वैशाली, राजगृह, कुशीनगर। तो बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई आपके कहाँ? वैशाली में। महात्मा बुद्ध नारी समाज को भिक्षु धर्म में निश्चित करने के विरुद्ध थे। कपिल वस्तु में अपनी विमाता महाप्रजापति गौतमी के भिक्षुणी बनने के प्रस्ताव को ठुकरा भी दिया था और वैशाली लौट आए। किंतु उसके बाद गौतमी और बहुत सारी नारियों ने अपने बाल मुड़वाकर, काषाय वस्त्र पहनकर तथागत के महावन विहार में पहुंच गई। वैशाली आते आते उनके पैर सूज गए थे, उनके गात्र धूल धूसरित हो गए थे, नेत्र अश्रुपूरित थे। यह दुर्दशा देखकर आनंद, जो कि बुद्ध के शिष्य थे, करुणामय हो गए और बुद्ध से नारी प्रविज्ञा की प्रार्थना की और तर्क दिया कि स्त्रियां भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हैं। और इस प्रकार तथागत ने वैशाली में आनंद के अनुरोध को 8 शर्तों के साथ, कितने शर्तों के साथ? 8 शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया और पहली बार नारी दीक्षा प्रदान की।
और यह भी घोषणा की कि अब विशुद्ध धर्म मात्र 500 वर्षों तक स्थिर रहेगा। क्वेश्चन 6, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? विमखडफिशस, कनिष्क, नाहपान, बुद्धगुप्त। तो बुद्ध का जिसके सिक्कों पर अंकन हुआ है वो है आपका कनिष्क। और अशोक के बाद कनिष्क धर्म का प्रबल समर्थक, बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक कनिष्क हुआ और महायान को अपना राजधर्म स्वीकार किया। और कनिष्क के सिक्कों पर यूनानी ढंग से खड़े और कुछ पर भारतीय ढंग से बैठे बुद्ध की आकृतियां हैं। विमखडफिशस के सिक्कों पर शिव और नंदी के चित्र मिले हैं क्योंकि वह शैव उपासक था। नाहपान और बुद्धगुप्त के सिक्कों पर कोई धार्मिक चिन्ह नहीं मिला है। क्वेश्चन 7, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पातंजलि ख्याति प्राप्त नाम हैं। किस राजवंश के समय में वह फले फूले? पुष्यभूति, कुषाण, शुंग, गुप्त। तो प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पातंजलि ख्याति प्राप्त नाम हैं। जिस राजवंश के समय में वह फले फूले वह है आपका शुंग। शुंगों के शासनकाल में बहुत सारे विद्वान हुए। पुष्यमित्र के राजपुरोहित पातंजलि इसी समय लिखी गई पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखी। मनुस्मृति और महाभारत के कुछ अंशों में शांति पर्व, राजसूय पर्व का परिवर्धन हुआ जो देखा जा सकता है। क्वेश्चन 8, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। तो प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 380 से 412। दूसरा नाम देवगुप्त और देवराज भी था। गढ़वा अभिलेख में चंद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है और सांची के लेख में महाराजधिराज श्री चंद्रगुप्तस्य देव राजदूती प्रिय नाम मिलता है। तो किस अभिलेख में क्या नाम मिलता है ये याद रखिए। क्वेश्चन 9, महान विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? अमोघवर्ष, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज, विद्याधर। तो महान जैन विद्वान हेमचंद्र जिसकी सभा को अलंकृत करते थे वह है आपका कुमारपाल। महान जैन विद्वान हेमचंद्र चालुक्यवंशी नरेश कुमारपाल के राजगुरु थे जिनके प्रभाव से वह जैन धर्मानुयायी बन गया था। कुमारपाल ने अपने राज्य में अहिंसा का प्रचार किया और यज्ञीय हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया था। जैन होते हुए कुमारपाल ने अपने राजगुरु हेमचंद्र के साथ सोमनाथ मंदिर में शिव की अर्चना की थी। वह बचे हुए भाग का पुनर्निर्माण भी करवाया। सही युग्म को चुनिए। एलोरा कंदराएं शाखा, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो चंदेल। तो सही कौन सा है? सही है खजुराहो चंदेल। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों के शासनकाल में बनी। कहाँ है? औरंगाबाद से 14 मील दूर। किस संप्रदाय से संबंधित हैं? बौद्ध, हिंदू तथा जैन से। महाबलीपुरम कहाँ है? चेन्नई से। और यहाँ पे मंदिरों का निर्माण किसने कराया? पल्लव नरेशों ने सप्तरथ नामक विशाल मंदिरों का निर्माण कराया। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया? पांड्य शासकों ने। कहाँ पर? तमिलनाडु के तट पर। और खजुराहो का चंदेल नरेशों ने कराया और जिसका विकास 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक हुआ। क्वेश्चन 11, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा संग, राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह। तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ आपका बनवाया था राणा कुंभा ने। और यह स्तंभ की खास बात, यह स्तंभ 12 फीट ऊंचे, 42 फीट लंबे व चौड़े चबूतरे पर 122 फीट की ऊंचाई के लिए गौरवान्वित है। 9 मंजिला है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनी है। हर मंजिल पर चारों दिशाओं में झरोखे बने हैं।
8वीं मंजिल पर 4 प्रशस्ति ताकें हैं जिन्हें अब पढ़ना कठिन है। इसका निर्माण मालवा के शासक महमूद खिलजी पर विजय की यादगार में कराया गया था। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं वो है पृथ्वीराज तृतीय। विस्तार से, चौहान वंश का अंतिम शासक भी पृथ्वीराज तृतीय ही था। इसके दरबार में कौन से कवि थे? चंद्रबरदाई और जयानक। चंद्रबरदाई ने किसकी रचना की? पृथ्वीराज रासो की। जयानक ने पृथ्वीराज विजय की। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पृथ्वीराज तृतीय का महत्वपूर्ण घटना तराइन का युद्ध, पहला 1191 में, दूसरा 1192 में। पहले में जीत, दूसरे में हार। क्वेश्चन 13, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? धोई, गोवर्धनाचार्य, जयदेव, लक्ष्मण सेन। तो गीत गोविंद का रचयिता आपके थे जयदेव। गीत गोविंद के प्रणेता जयदेव वैष्णव धर्मानुयायी गौड़ नरेश लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। गीत गोविंद में क्या है? राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन। लक्ष्मण सेन की सभा में और कौन कौन था? पवनदूत के लेखक धोई, ब्राह्मण सर्वस्व का कर्ता हलायुद्ध और सदुक्ति कर्णामृत का संकलन करता श्री धर्मदास भी रहते थे। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है, देख लीजिए। स्मारक और निर्माता, तो अलाई दरवाजा दिल्ली कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, ये है अकबर। मोती मस्जिद आगरा शाहजहां, मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां, दिल्ली औरंगजेब। क्वेश्चन 15, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत के जिस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी वो है आपके इल्तुतमिश। और यह हस्तांतरण लगान अधिविन्यास था। यह भूमि का वह विशेष खंड था जो सैनिक और सैनिक अधिकारियों के बीच बांटा जाता था, परंतु वे भूखंड के मालिक नहीं थे, बस केवल लगान का ही उपभोग कर सकते थे। इक्ता प्राप्त करने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता था? मुफ्ती, अमीर और मलिक भी कहा जाता था। 16, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार, पखावज, वीणा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुगल सम्राट औरंगजेब जो वाद्य यंत्र बजाते थे वह है वीणा। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर प्रतिबंध लगा दिया, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत की सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गईं। तो महत्वपूर्ण है, किसके काल में लिखी गई? तो औरंगजेब के काल में लिखी गई। औरंगजेब कुशल वीणा वादक था। इसके काल में फ़कीरुल्लाह ने मान कौतूहल का अनुवाद राग दर्पण से नाम से करके औरंगजेब को समर्पित किया था। अन्य संगीतज्ञ औरंगजेब के काल के रसवाइन खां, सुखी सेन, कलावंत हयान और सरस नैन। क्वेश्चन 17, कौन सा सुमेल नहीं है? तो देख लीजिए। बाबर, खानवा का युद्ध, हुमायूं, चौसा का युद्ध, अकबर, हल्दी घाटी का युद्ध, जहांगीर, बल्ख का युद्ध। तो जो सुमेल नहीं है वो है आपका जहांगीर, बल्ख का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में? बाबर, राणा सांगा के बीच में। कब? 16 मार्च 1527। चौसा का युद्ध हुमायूं शेरशाह के बीच में 1539। और भारत के
थर्मोपली नाम से प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के मध्य कब? 1576। बल्ख का युद्ध 1646 में शाहजहां के शासनकाल में हुआ, जिसमें मुराद ने बल्ख पर विजय प्राप्त की थी। कौन एक सही सुमेलित है? तो देख लीजिए, खुलदाबाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सीकरी इत्माउद्दौला का मकबरा, आगरा औरंगजेब का मकबरा, दिल्ली अब्दुल रहीम खान खाने का मकबरा। तो जो सुमेल है वो है दिल्ली अब्दुल रहीम खान खाने का मकबरा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा, औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद औरंगाबाद, और अब्दुल रहीम खान खाने का मकबरा दिल्ली। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। CR दास, S सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, BG तिलक। तो जो होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था वो है आपके CR दास, बाकी सारे जुड़े थे। कैसे? देख लीजिए। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को होम रूल की स्थापना की। पहले अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट, सचिव केलकर थे। एनी बेसेंट की होम रूल की स्थापना सितंबर 1916, सचिव जॉर्ज अरुण डेल। होम रूल आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान सुब्रमण्यम अय्यर का। एनी बेसेंट के होम रूल में तेज बहादुर सप्रू, मोतीलाल नेहरू भी सम्मिलित थे, जबकि CR दास इससे अलग रहे और बाद में छल के कौन सी पार्टी बनाई? स्वराज पार्टी। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली। तो मंगल पांडे, आसान सा प्रश्न है, बैरकपुर। और इनकी जो घटना थी पहली कब घटी? 29 मार्च 1857। अधिकारी कौन था? लेफ्टिनेंट वाघ व लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूशन की हत्या कर दी गई। और बाद में मंगल पांडे को फांसी कब? 8 अप्रैल 1857 को। 21, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। तो जिसने सहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके वो है आपके बाल गंगाधर तिलक। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत हुई और 1920 के अगस्त में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। 1920 में ही आपके लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे और इनकी मृत्यु कब हुई? 1928 में। मोतीलाल नेहरू 1931 तक जीवित रहे। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के संस्थापक 1922 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 25 में देहावसान हुआ और इन्हें देशबंधु भी कहा जाता है। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आशफ अली जुड़ी थी? तो खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो जिस एक आंदोलन के साथ अरुणा आशफ जुड़ी थी वो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। (23) भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था RC मजूमदार, ताराचंद्र, VD सावरकर, SN सेन। तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे SN सेन। RC मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, परंतु RC मजूमदार का सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने इनकार कर दिया और स्वतंत्र रूप से जो इतिहास लिखा उसका नाम था द सफॉय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857।
और ये प्रकाशित कब हुई? 1957 में। आर.सी. मजूमदार के इनकार के बाद भारत सरकार ने एस.एन. सेन को नियुक्त किया और एस.एन. सेन ने जो पुस्तक लिखी नाम था 1857। वी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 और इसी पुस्तक में उन्होंने लिखा सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। किस बात को? 1857 की क्रांति को। 24 महात्मा गांधी धर्षणा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यरवदा जेल, साबरमती जेल, आगा खां पैलेस पूना, अहमदनगर फोर्ट जेल। तो महात्मा गांधी धर्षणा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय में थे यरवदा जेल। और यह जो धावा बोला गया था धर्षणा नमक गोदाम पर किसकी अगुवाई में? श्रीमती सरोजनी नायडू और इमाम साहब। कब? 21 मई को। गांधी जी पहले 5 मई को ही गिरफ्तार होकर यरवदा जेल में नजरबंद थे। सही सुमेल करना है 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को। तो कुकी विद्रोह कहाँ पे हुआ? अनुमान लगाइए। त्रिपुरा। कूका विद्रोह, कुकी त्रिपुरा, कूका पंजाब। पावना बंगाल। बिरसा मुंडा ये आपका बिहार। सही उत्तर डी। देख लीजिए कुकी जनजाति का विद्रोह त्रिपुरा में हुआ और कूका का पंजाब में। कब? 1860। किसके नेतृत्व में? भगत जवाहर मल के नेतृत्व में। कब तक चला? 12 साल 1872। पावना पूर्वी बंगाल में। कब से कब तक? 1873 से 76। प्रमुख नेता कौन थे? ईशान चंद्र राय तथा शंभू पाल। पावना किसान आंदोलन प्रतीक था हिंदू मुस्लिम एकता का। बिरसा मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 के बीच में और बिरसा मुंडा को उल्गू लान भी महान हलचल और इसके विद्रोह को उल्गू लन महान विद्रोह के नाम से जाना गया। 26 निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। तो जिसने यह कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, महात्मा गांधी। लेकिन इस बात का विरोध किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने इस काम को निष्ठुर बर्बादी कहा था। सपोर्ट में सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास भी थे गांधी के। क्वेश्चन 27 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देख लीजिए झांसी कौन नेता था? झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, सभी को पता है। लखनऊ में बेगम हजरत महल। कानपुर अजीमुल्ला खां। फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। 28 निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया? असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद की हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह। तो जिस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया, अहमदाबाद की हड़ताल। कब हुई थी? 1918 में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की और मजदूरी देने के प्रश्न पर हड़ताल संचालित हुई जो 21 दिन तक चली। मिल मालिक तैयार नहीं थे लेकिन गांधी जी ने उपवास किया और 3 दिन के बाद समझौता हो गया। यह पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने अनशन का प्रयोग किया था। और 1920 में गांधी जी ने मजदूर महाजन संघ की स्थापना भी की। क्यों?
क्योंकि श्रमिकों और मालिकों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों की स्थापना के लिए। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। तो जिसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया, आर्य समाज। इसके द्वारा परिवर्तित हिंदुओं के लिए यह चलाया गया था, दोबारा से हिंदू ग्रहण करने के लिए। क्वेश्चन 30, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है, देख लीजिए। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये आपका आनंद मठ कृति। माइकल मधुसूदन दास, किसकी कृति? कैप्टन लेडी। रविन्द्रनाथ टैगोर, अनुमान लगाइए, गोरा। सरोजनी नायडू, द ब्रोकन विंग। सही उत्तर ए। क्वेश्चन 31, स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला? तो लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो स्थानीय शासन व्यवस्था को जिस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला वो है आपका लॉर्ड रिपन। रिपन के काल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1884 में मद्रास स्थानीय बोर्ड का अधिनियम द्वारा स्थानीय संस्थाओं को विद्या, जल संभरण और चिकित्सीय सहायता का कार्य सौंपा गया। क्वेश्चन 32, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में करना है। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान, भारत छोड़ो आंदोलन, वेबल ऑफर। तो सबसे पहले है क्रिप्स मिशन पहले नंबर पे, दूसरे पे है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरे पे है वेबल ऑफर और चौथे पे कैबिनेट मिशन प्लान। 1, 3, 4, 2 तिथियों के साथ देख लीजिए। क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, वेबल योजना 14 जून 1945 और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। क्वेश्चन 33, कथन और कारण। कथन ए, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। सही, गलत? तो सही। कारण आर, साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। सही, गलत? सही। एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में भी सही। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 34, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में सजाना है, देख लीजिए। अंतरिम सरकार का गठन, कैबिनेट मिशन का पहुंचना, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई प्रारंभ करना, जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस करना। तो सही उत्तर है आपका पहले, जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस करना, कैबिनेट मिशन का पहुंचना दूसरा, तीसरा मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई और चौथा अंतरिम सरकार का गठन। डी, बी, सी, ए। तिथि के अनुसार देख लीजिए। अंतरिम सरकार का गठन आपका 24 अगस्त 1946, कैबिनेट मिशन का भारत आना 24 मार्च 1946, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई करना 16 अगस्त 1946, जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस करना 14 जुलाई 1945। तो ये सीरीज का अंतिम प्रश्न था। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।